इट्स लेक्चर 12 चैप्टर 38 to 41 और ये हमारा इसके ऊपर नॉवल आज एंड हो जाएगा। इसके पहले मेन इवेंट्स देख लेते हैं और उसके बाद इसकी इंटरप्रिटेशन की तरफ जाएंगे और लास्ट में देखते हैं कि कोई असाइनमेंट का आपको एक और टॉपिक दिया जाए। सो व्हाट हैपेंड in 38th chapter? First, by fall, Henry and the Catherine have moved to wooden house on a mountain outside the village of Montreaux. So Montreaux सिटी के अंदर, ये स्विट्ज़रलैंड में, आपको याद होगा कि कैथरीन और हेनरी जो हैं वो वहाँ से भाग कर स्विट्ज़रलैंड आ चुके थे और वहाँ पे अब इन्होंने, जैसे ख़ज़ां का मौसम स्टार्ट हुआ है, फॉल स्टार्ट हुआ है, तो इन्होंने एक वुडन हाउस में रिहाइश अख्तियार की है शहर से बाहर। और स्विट्ज़रलैंड की आपको पता है वादियाँ, पहाड़ियाँ, जो बर्फ़बारी है वो बड़ी फेमस है। वहाँ का जो लैंडस्केप ब्यूटी है वो वर्ल्ड फेमस है। पूरी दुनिया से आपको पता है सेहत के लिए स्विट्ज़रलैंड मकबूल है। और एक और बात आपको मैं बताता चलूँ कि वर्ल्ड वॉर वन थी या सेकंड थी या और भी जितनी भी वॉर्स हुई हैं, एक बात याद रखिएगा कि स्विट्ज़रलैंड किसी के साथ नहीं था। ये बिल्कुल एक न्यूट्रल कंट्री है, ये कभी वॉर्स में पार्टिसिपेट नहीं करती। और उसके अलावा स्विट्ज़रलैंड की एक और ख़ास बात भी है, ये यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है। ठीक है, ये किसी किस्म के एग्रीमेंट में नहीं आते, किसी किस्म की वार में पार्टिसिपेट नहीं करते और ये बिल्कुल अलग थलग रहते हैं और ये बिल्कुल एक पुरअमन मुल्क है। तो उस टाइम पे भी इनका यहाँ आ जाने का मतलब यही था, इसलिए इनको यहाँ गिरफ्तार नहीं किया गया था। हाल तो ये थोड़ा सा गैर कानूनी तौर पे वहाँ इंटर हुए थे, लेकिन चूँकि ये कंट्री वार में किसी के भी साथ नहीं थी, न्यूट्रल थी, तो इसलिए यहाँ पे इनको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा उस तरह का। Okay, they pass a splendid life together, enjoying the company of Mr. Gettingen and his wife. वहाँ पे इनको एक जो होटल के या वो जो लॉज है उसके मालिक जो है मिस्टर गेटिंगटन और उसकी वाइफ जो है, who live downstairs and taking frequent walks into the peaceful nearby village. उनके साथ ये रहते हैं, वॉक करते हैं, एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सीज़न तो फॉल का है, लेकिन हमारे जो मेन कैरेक्टर है उनकी ज़िंदगियों में बहार है। फुल जो है वो लाइफ को वो इंजॉय करते हैं यहाँ पे हम। और हम थोड़ा सा यहाँ सेंस करते जाते हैं ऐसा ऐसा, जितना ये तेज़ी से लाइफ को इंजॉय करते हैं तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ हो सकता है इनके साथ ऐसा। One day after Catherine has her hair done in the town, the couple goes out for a beer, which Catherine believes will help keep the baby small. तो वो कैथरीन कहती है कि मैंने अपने बाल कटवाने हैं, तो एक शॉप पे जाते हैं, अपने बालों को कटिंग करवाती है कैथरीन। और ऐसा लगता है कि वो तैयारी कर रही है कुछ कुछ तरह की, और वो कहती है जब वो जाते हैं कि एक जगह पे, तो वो कहती है कि मुझे बियर पीनी है, और सुना है कि बियर पीने से बेबी का साइज़ जो है वो स्मॉल होता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और तकरीबन लास्ट मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का। और बेबी का साइज़ क्यों वो इस्तेमाल करना चाहती है यकीनन इसमें भी कोई अहम बात है। Catherine has been increasingly worried about the baby's size since the doctor has warned her that she was a narrow pelvis. तो वो साइज़ के हवाले से काफ़ी परेशान है बेबी के, क्योंकि उसका पेल्विस छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। तो पेल्विस साइज़ जिन फीमेल का स्मॉल होता है तो उनके लिए डिलीवरी का इशू बनता है, और डिलीवरी उनके लिए बहुत मुश्किल होती है और पेनफुल होती है और जानलेवा भी हो सकती है। Again, Henry and the Catherine discuss marriage. Catherine agrees to marry some day because it will make child legitimate. और यहाँ पे हम पढ़ते हैं, आपने भी अब टेक्स्ट पढ़ा होगा कि वो डिस्कस करते हैं मैरिज को काफ़ी डिटेल के साथ कि उन्हें शायद कर लेनी चाहिए। कैथरीन कभी कहती है कि मैरिज कर लेनी चाहिए, फिर उसे बताते हैं कि मैंने यूएसए का लॉ पढ़ा है कि यूएसए में आप चले जाएंगे तो हम डिलीवरी के बाद वो सोचते हैं कि हम यूएसए चले जाएंगे और वहाँ जाके शादी करेंगे। तो उसे बताती है कि मैं यूएस में बहुत कुछ देखना चाहती हूँ, जैसे आगे मेंशन है। एंड शी प्रीफर्स टू टॉक अबाउट द साइट्स that she hopes to see, such as Niagara Fall and the Golden Gate Bridge. With the marriage makes her an American, क्योंकि मैरिज के बाद वो अमेरिकन हो जाएगी और फिर अमेरिका में शिफ्ट हो जाएंगे। तो अमेरिकन कानून के मुताबिक जब भी शादी करें तो बच्चा जो है वो लेजिटिमेट तस्वर किया जाता है, वहाँ ऐसा ऐसी कोई पेचीदगी नहीं है। हेनरी आल्दो से कहता है कि अभी चलते हैं,
और हम लोग शादी कर लेते हैं अभी जाके। लेकिन कैथरीन मना कर देती है, और कैथरीन जो है वो चाहती है कि अभी नहीं, अभी राइट टाइम नहीं है, और डिलीवरी के बाद जो है वो हम अमेरिका जाएंगे। और इवन वो चाहती है कि उस पर तो बात ही ना करें, बल्कि बात करते हैं कि हम क्या क्या देखेंगे, हम नाइग्रा फॉल देखेंगे जो अमेरिका के अंदर है, और अमेरिका का जो सैन फ्रांसिस्को के अंदर वो गोल्डन गेट ब्रिज, या जैसे सस्पेंशन ब्रिज है जो समुद्र के ऊपर बनाया गया, ये अपने आप में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है देखने के लिए। तो इस तरह की बातें करते हैं। सो 3 days बिफोर क्रिसमस स्नो फॉल्स। ओके, वहाँ पे बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा तेज़ किस्म की। एंड कैथरीन आस्क हेनरी इफ ही फील्स रेस्टलेस, ही सेज नो, दो ही डज नॉट वंडर, ही डज वंडर अबाउट रिनाल्टी द प्रीस्ट एंड द मैन ऑन द फ्रंट। उसे बार बार क्या रह के ख्याल आता है अपने दोस्तों का, अपने कुलीग्स का, रिनाल्डी का, प्रीस्ट का, इन लोगों का उसे उसकी उसको फिक्र होती है कि उनका क्या बनेगा, क्या बना होगा, कोई पता नहीं उसे, वो जिंदा भी है कि नहीं। Catherine, suspecting that Henry might be restless, suggesting that he change something to reinvigorate his life. He agrees to grow a beard. तो कैथरीन जब देखती है कि हेनरी जो है उसकी तवज्जो हटाने के लिए उसे एक और फरमाइश करती है, उसे कहती है कि तुम मैं चाहती हूँ कि तुम जो है वो बियर्ड रख लो, दाढ़ी रख लो, ठीक है, दाढ़ी को ग्रो करो, बियर्ड रख लो, इसमें तुम अच्छे लगोगे। वो चाहती है मेरी डिज़ायर है, और इस तरह उसका ध्यान इस तरफ लेके आती है, और वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं आज के बाद जो है ना बियर्ड ग्रो करूंगा। कैथरीन सजेस्ट दैट शी कट हर हेयर टू मेक हर लुक मोर लाइक हेनरी, बट हेनरी डज नॉट लाइक दिस आइडिया। तो वो भी चाहती है कि मैं बाल और छोटे करवा दूं कटिंग के बाद, कि बिल्कुल हेनरी और मैं, वो कहते हैं कि हम दोनों एक जैसे लगे। क्योंकि आपको पता है मोहब्बत में बंदा वो बिल्कुल अपने बिलव्ड की तरह ही दिखना चाहता है, उसकी तरह की चीज़ें, चीज़ों में सिमिलैरिटी आ जाती है दोनों के दरमियान। When she proposes that they try to fall asleep together at the same time, Henry is unable and lies awake looking at Catherine and thinking for a long time. So what happened in chapter 39? हम बिल्कुल क्लोज पे आ गए हैं नॉवल के आखिरी चैप्टर से। बाय मिड जनवरी हेनरी बियर्ड हैज़ कम इन फुली। अब मिड जनवरी तक जो है ना वो अच्छी बड़ी दाढ़ी बढ़ जाती है हेनरी की। हेनरी को शेव नहीं करने देती कैथरीन, चाहती है कि वो दाढ़ी बढ़ा ले, उससे उसका ख्याल है कि उसे ये सब ऐसा देखना चाहती है उसे। वाइल आउट ऑन ए वॉक ही एंड द कैथरीन स्टॉप एट ए डॉग a smoky inn. They relish their isolation and wonder if things will spoil when the little brat comes. घूमते फिरते हैं, सीजन को एंजॉय करते हैं, एटमॉस्फेयर को, वेदर को, और साथ साथ जो है वे अपने आने वाले बच्चे के बारे में भी बात करते हैं। लिटिल ब्रैट उसी को कह रहे हैं कि वो जब आएगा तो शायद हमारी ये जो आइसोलेशन है, जो तन्हाई है, और इस तरह जो हम एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करते हैं, शायद ये थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी जब हमारी बच्चा पैदा हो जाएगा। और वो उसे बेटी के टर्म में मेंशन करते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा कि बेटी हमारी आएगी। Catherine says that she will cut her hair when she is thin again after the baby is born, so that she can be exciting and Henry can fall in love with her all over again. तो ये उसको बताती है, he tells her that he loves her enough now and asks what do you want to do, ruin me। तो उसे बताता है कि मुझे तुमसे पहले ही इतनी मोहब्बत है, तुम क्या चाहती हो कि मुझे मुझे तुमसे और मोहब्बत हो जाए और मैं बिल्कुल तुम्हारी मोहब्बत में फना हो जाऊं। तो वो उसे कहती है कि मैं यही चाहती हूँ, और वो भी कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि ऐसा ही हो जाए, और ऐसा हो भी जाता है। वो आगे हमें पता है कि ऐसा ही होता है। चैप्टर 40। In March, the couple moves to the town of Lausanne to be nearer to the hospital. अब वो जो आउटसाइड द विलेज रह रहे थे, आउटसाइड एक लकड़ी के मकान में रह रहे थे, वहाँ से वो अब मूव करते हैं मार्च के महीने में लुजेन सिटी के तरफ, जो कि थोड़ा सा बड़ा शहर है, और वहाँ हॉस्पिटल भी है। जो कि दे स्टे इन द होटल देयर फॉर 3 weeks. Catherine buys baby clothes, Henry exercises in the gym, and both feel that the baby will come soon and that therefore they should not lose any time together. और वहाँ पे वो जो है वो एक्सरसाइज करने जाया करता है हेनरी जिम में, और कैथरीन जो है वो बेबी की यानी तैयारी कर रही है, उसके लिए कपड़े बाई कर रही है, और
अब बिल्कुल वो तैयार हैं कि उनका बेबी आ जाएगा। चैप्टर 41, दैट इज मे बी द लास्ट चैप्टर। अराउंड 3 o'clock on one morning, कैथरीन goes into the labor। बिल्कुल 3 बजे हेनरी उठता है कि देखता है आवाज़ आती है, उसको कुराने की आवाज़ आती है, दर्द की, चिल्लाने की तो नहीं, कराने की। सो कैथरीन जो है वो उसका लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं। हेनरी टेक्स हर टू द हॉस्पिटल वेयर शी इज गिवन ए नाइट गाउन एंड ए रूम। शी एनकरेजेस हेनरी टू गो आउट फॉर ब्रेकफास्ट विच ही डज। और वहाँ पे उसे कहती है कि तुम जाओ के नाश्ता कर लो, पेन अभी स्टार्ट हुए हैं, कुछ वक्त लग जाता है इसमें। हेनरी जो है वो जाता है बाहर ब्रेकफास्ट के लिए। व्हेन ही रिटर्न्स टू द हॉस्पिटल ही फाइंड्स दैट कैथरीन हैज़ बीन टेकन टू द डिलीवरी रूम। और उसकी वापसी पर उसे पता चलता है कि वो डिलीवरी रूम में उसे लेके जा चुके हैं। He goes in to see her. The doctor stares by the Catherine, inhales an anesthetic gas to get her through the painful contractions. और फर्स्ट डिलीवरी हमेशा ही पेनफुल होती है, तकलीफ दे होती है। और लेटर दैट आफ्टरनून व्हेन हेनरी रिटर्न्स फ्रॉम लंच, कैथरीन हैज़ बिकम intoxicated from the gas and has made little progress in her labor। तो पता ये चलता है कि वो प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, लेबर नहीं हो रही है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, नहीं हो पा रही है। द डॉक्टर टेल्स हेनरी दैट बेस्ट सोल्यूशन वुड बी सिजेरियन ऑपरेशन। वैसे तो उसे डिटेल से बताता है कि दो ऑप्शन हैं, यहाँ ज़्यादा मेंशन नहीं है, टेक्स्ट में से बताता है कि दो ऑप्शन है कि या तो फिर फोर्सेप्स डिलीवरी की जाए, यानी बच्चे को ज़ोर से पकड़ के खींचा जाए, जिससे डेफिनेटली बच्चे का सर जो है वो दब जाएगा, यानी वो उसकी डेथ हो जाएगी उसको। एक तरीका तो ये है कि बच्चे को मरने दिया जाए और डिलीवरी कर दी जाए। दूसरा तरीका ये है सिजेरियन ऑपरेशन किया जाए, जिसे हमारे यहाँ बड़ा ऑपरेशन कहते हैं, बड़ा ऑपरेशन कहते हैं। तो सिजेरियन ऑपरेशन किया जाए तो हेनरी ज़ाहिर को डिसाइड नहीं कर सकता एक ऐसी सिचुएशन में। कोई कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता हॉस्पिटल में खड़ा हो ऐसी पोजीशन में, तो क्या डिसाइड वो करेगा। तो उसे बताता है कि खैर, डॉक्टर उसे कहता है कि अगर मेरी वाइफ होती तो मैं जो है वो सिजेरियन में जाता, क्योंकि सिजेरियन से जो है वो थोड़ा सा खून तो बहेगा, लेकिन ये जो है बच्चा सेफली पैदा हो जाएगा, सेफली बच जाएगा, और दोनों की जान बच सकती है। सूरत में एक चांस लिया जा सकता है इसमें, क्योंकि पहली सूरत में तो बच्चे का सर जो है वो दबाना पड़ेगा और उसके बचने के कोई चांस नहीं है। यानी उस टाइम पे यही एडवांस टेक्नोलॉजी थी। आज शायद मेडिकल ज़्यादा डेवलप्ड है, ये 1918 की बात है। कैथरीन सफर्स अनबियरेबल पेन एंड प्लीड्स फॉर मोर गैस। अब ये डिसाइड क्या करता है, वो आपको बता दूं जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी तक, कि वो हेनरी डिसाइड करता है कि, बोले कि क्या डिसाइड करता है, डॉक्टर उसके जेन में डालता है कि सिजेरियन ऑपरेशन करना चाहिए, दैट इज बेटर। तो वो कहते हैं ठीक है फिर ये कर दे, मुझे तो नहीं सही आइडिया है। सो कैथरीन सफर्स अनबियरेबल पेन एंड प्लीड्स फॉर मोर गैस। लेकिन हाँ, ये एक बात ज़रूर है कि उसके बच्चे के लिए उसके जेन में कोई आइडिया नहीं होता, वो कोई नहीं सोच रहा होता, उसे कोई डिज़ायर नहीं होती बाप बनने की। लेकिन वो चाहता है कि जो भी करें, मुझे जो है ना उसके जेन में होता है कि कैथरीन को बचना चाहिए, वो ठीक रहे, उसको कम से कम तकलीफ हो। फाइनली दे व्हील हर आउट ऑन स्ट्रेचर टू परफॉर्म द ऑपरेशन। फैसला ले जाते हैं फिर उसे ऑपरेशन के लिए। हेनरी वॉचेस द रेन आउटसाइड। बाहर तेज बारिश शुरू है। जैसे कि आपको पता है, हमेशा अच्छे आर्टिस्ट वर्क में, आपने मूवीज में भी देख रहा होगा, जब बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन और परेशानी होती है तो आउटसाइड बहुत तेज़ बारिश चल रही होती है, जो इनर जो है सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है। हेनरी वॉचेस द रेन आउटसाइड। और रेन आपको पता है अच्छी भी नहीं लगती थी। कुछ आपको याद होगा एक चैप्टर में बताया था कैथरीन ने कि मुझे बारिश से डर लगता है, और बारिश से मुझे खौफ आता है और मेरी परेशानी पैदा हो जाती है। और आज बारिश बहुत तेज़ है और कैथरीन के लिए भी आज बहुत टफ टाइम है। The doctor soon comes out with a baby boy for whom Henry strangely has no feeling। और ये भी वैसे तो शीशे से देखता है कि वो एक बच्चे को उठाए हुए हैं डॉक्टर जो है, और वो देखता है कि ये मेरा बच्चा है। हेनरी शीशे से देख रहा होता है और वो बच्चे को थपथपाते हैं, उठा के उठाया होता है, उसका वेट वगैरह कर रहे होते हैं। तो हेनरी को फीलिंग नहीं आती, बाप वाली कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती, कोई क्रेव नहीं पैदा होता, उसे एक ही टेंशन खाई जाती है कि कैथरीन कैसी है। हेनरी सीज द डॉक्टर फसिंग ओवर द चाइल्ड, बट ही रशेज ऑफ टू सी कैथरीन विदाउट स्पीकिंग टू हिम। और वो ये इस तरफ जाते ही नहीं कि वो बच्चे को जहाँ पे लेके जा रहे हैं, और उसके ऊपर थोड़े परेशान भी हैं वो लोग, लेकिन वो कहाँ जा रहा है, कैथरीन को देखने के लिए। When Catherine asks about their son, Henry tells her that he is fine। तो हेनरी से बताता है वो ठीक है, उसको छोड़ो। कैथरीन जो है अभी
उससे पूछती है जब। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि बच्चे की डेथ हो चुकी है, और बच्चे के बारे में पता चलता है कि उसके गले में जो है ना वो एम्बिलिकल एक कॉर्ड होती है, वो उसके गले में फंस जाती है, जिसकी वजह से उसको दम घुटने से बच्चे की मौत हो जाती है। वो थपथपाते हैं, उसे सांस लेने की कोशिश दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मर चुका होता है। The nurse gives him a quizzical look, assuring him outside. The nurse explained that the umbilical cord had strangled the child prior to birth. ठीक है, तो नर्स उसे बताती है उसके बच्चे की इस तरह से डेथ हो गई। Henry goes out for dinner. When he returns, the nurse tells him that Catherine is hemorrhaging. अब जब वापस आता है खाना खाकर, तो पता चलता है कि जो है कैथरीन जो है वो, उसकी तबीयत फिर ख़राब हो गई है। हेमरेजिक का मतलब होता है खून बहना। खून बहना नहीं रुक रहा है, हेमरेज हो रहा है, और ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। ही इज़ टेरिफाइड दैट शी विल डाई। उसको ख्याल आता है कि वो मर जाएगी, वो नहीं बचेगी। ऐसे कभी कभी सोचता है कि नहीं वो बच जाएगी, नहीं मर सकती। इस काफ़ी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी यहाँ प्रैक्टिस हुई है। व्हेन ही इज़ फाइनली अलाउड टू सी हर, शी टेल्स हिम दैट शी विल डाई। तो वो उसे बताती है, और बहुत कमज़ोर आवाज़ में वो उसे बताती है कि उसे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन वो खुद भी नर्स है, आपको पता है, उसे मेडिकल का नॉलेज है, और उसे पता है उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, और ये उसकी जान ले लेगी और नहीं बचेगी। एंड आस्क हिम नॉट टू से द थिंग्स दैट वंस सेड टू हर टू अदर गर्ल्स। ही स्टेड विद हर until she dies. Once she is dead, the attempts to say goodbye but cannot find the same sense in doing so. He leaves the hospital and walks back to his hotel in the rain. इसको मैं क्या आपको ट्रांसलेट कर सकता हूँ? यू ऑलरेडी नो द थिंग्स। बहुत ट्रेजिक एंड होता है। कैथरीन की भी डेथ हो जाती है, और उसके बेटे की भी डेथ हो जाती है। एनालिसिस है चैप्टर 38 टू 41 का, देखते हैं। चीज़ें तो क्लियर ही हैं, लेकिन चलें थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। हेनरी एंड द कैथरीन simple domestic rituals in the first half of this section illustrates their happiness together. अब वापस आते हैं 38 चैप्टर की तरफ दोबारा, जो उनकी बड़ी लास्ट जो हैप्पी लाइफ हैप्पी एंडिंग थी। जैसे चिराग जो है बुझने से पहले बहुत जलता है ना, तो इन्होंने भी लास्ट पीरियड अपना खूब खूब इंजॉय किया है, खूब लाइफ गुजारी है, खूब घूमे फिरे हैं और साथ रहे हैं। Hemingway officially marks the distance from the outside world by juxtaposing this bliss. In chapter 40, with news of the German attack, it was March 1918 and the German offensive had started in the France. खबरें ये भी आ रही हैं कि जर्मनी ने फ्रांस पे अटैक कर दिया, और 1918 की ये बात है। यहाँ पे तकरीबन जंग ख़त्म भी होने वाली थी। I drank whiskey and soda with Catherine, unpacked and moving around the room. A subtle nervousness, however, hangs over the tranquility. और थोड़ी देर के लिए जो वॉर की न्यूज़ हैं वो आकर इनकी ट्रैंक्विल लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब करती हैं। Henry, as is typical for the Hemingway's heroes, craves adventure and finds himself becoming restless with what has essentially become married life. When he shadow boxes at the gym, he can't bear to look at himself long in the mirror because a boxer with a beard looks strange to him. This clash of the new and the old identities explodes later when Henry feels nothing for his son. और जब वो मिरर में देखते हैं जिम के अंदर, तो एक बेयर्ड बड़ी हुई, एक वो अपने आप को अपनी नई आइडेंटिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाता, और वार की जो न्यूज़ हैं वो भी इससे डिस्टर्ब करती हैं। और फिर वो हम ये भी देखते हैं कि हेनरी के जितने भी हेनरी लाइक जितने भी हीरोज़ हैं हेमिंग्वे के अदर वर्क्स भी आप देखेंगे, फैमिली लाइफ की तरफ उनका इतना रुझान नहीं होता। और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि वो अपने बच्चे के लिए भी कोई ख़ास फीलिंग नहीं है उसके अंदर। As much as Henry has desired his isolation from the world and solitude, and the Catherine, their exclusive union poses for him a new problem of maintaining a modicum of independence. While Catherine is happy to have their lives all mixed up, Henry confesses, I haven't any life at all anymore. As the ending of the novel shows, Henry is still very much in love with Catherine, but when Catherine wants to make love, Henry wants to play chess. Love, the last ideal left standing in the novel, proves to be problematic like glory and honor. कहीं कहीं हमें यह भी लगता है कि हेनरी जो है वो ग्लोरी और ऑनर और गॉड की तरह जो है वो आइडिया ऑफ लव भी उसे उतना अपीलिंग नहीं लगता।
Throughout this last book, Hemingway foreshadows Catherine death. एक ट्रेजिक एंड की तरफ काफ़ी चीज़ें थी जो इशारा करती रहती थी. हर अटेम्प्ट टू कीप बेबी स्मॉल बाय ड्रिंकिंग beer anticipates the painful labor through which she will suffer, while her claim that the world has broken her echoes the passage in which Henry fears the death of the good and the gentle. These subtleties create an expectation that cost on the domestic satisfaction, relative optimism that Catherine and Henry feel. When Catherine's death comes, Henry reports it in the boldest, most unadorned terms. It seems she had one hemorrhage after another. They could not stop it. I went into the room and stayed with Catherine until she died. कितनी स्मॉल सिंपल डिस्क्रिप्शन के साथ उसने इतनी खौफनाक सिचुएशन को डिस्क्राइब कर दिया. After Hemingway shows only the tip of the iceberg, the reader feels the immeasurable grief that extends below the surface. Herein, its ability to evoke so much by using so little is the power of Hemingway's writing. कि वो बहुत कम लिखता है, बड़े शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं समटाइम, और कम कम कहकर बहुत कुछ फील करवा देना, ये हेमिंगवे की राइटिंग है. Though the novel ends in tragedy, Catherine's death fails to initiate an epiphany in Henry. Her death is not the catalyst for the great change and revolution. कैथरीन की डेथ के बावजूद भी कोई एपिफेनी नहीं हेनरी एक्सपीरियंस करता, कोई चेंज ऑफ माइंड नहीं एक्सपीरियंस करता, कोई रेवोल्यूशन नहीं आती उसके ऊपर. वो वही हेनरी का हेनरी है. बल्कि उल्टा वो एक जगह पे मेंशन भी करता है कि वो किस तरह वो सोचता है जब कैथरीन की डेथ की न्यूज़ उसे मिलती है, जब वो लकड़ी डाल रहा होता है आग के अंदर लास्ट न्यूज़ आने से पहले, तो वो याद करता है उस सीन को जब उसने एक दफ़ा एक लॉग जो है वो लकड़ी का वो आग में फेंका था, और वो किस तरह वो उसके ऊपर चूंटियाँ थी, और चूंटियाँ जो हैं वो कभी इस तरफ जो है वो गिरती थी आग में, तो कभी इस तरफ, तो कभी उसे ख्याल आया कि मैं इसे बचा लूँ, और बचाने के बजाय उसने ऊपर पानी फेंक कर स्टीम ही कर दिया. The realization that does come only confirm the novel's largest thematic focus. Both love and the war lead to losses for which there is no compensation. तो वो लव और वार जो है ना वो दोनों किस तरफ लेके जाते हैं वो इस नतीजे पर. So her death is not the catalyst for a great change or revolution. The realization that does come only confirms the novel's largest thematic focus. Both love and the war lead to losses for which there is no compensation. जैसे वॉर एंड लव, मैंने शुरू में हमने कहा था कि दो इसके डोमिनेंट आइडियाज़ हैं, तो देखा जाए तो दोनों ही ले जाते हैं नुकसान की तरफ, और जिसकी कोई कंपनसेशन नहीं है. द स्टॉर्म विद विच द नॉवल एंड्स रिमाइंड्स द रीडर्स ऑफ द कैथरीन्स fear of rain. In chapter 19, Catherine speaks about an unidentifiable malevolence in the world. The rain that now falls on Henry as he leaves the hospital signals the same destructive forces that render one powerless, speechless, and hopeless. और कैथरीन का फियर करना रेन से, और उनका कई दफ़ा ऐसी बात करना है, अनआइडेंटिफाइबल कुछ फोर्सेस हैं जो यूनिवर्स को रूल कर रहे हैं, और ये जो फोर्सेस हैं ये बिल्कुल जो है वो हर चीज़ को एट द वेरी एंड डिस्ट्रॉय कर देते हैं. कुछ भी आप करते हैं, हर किस्म के एफर्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, हर किस्म के लोगों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ये डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं. जिस तरह बिल्कुल ग्रीक में एक फेट का आइडिया था, तो ये उससे वो तो सिर्फ एक फोर्स की बात होती थी, तो यहाँ पे जो है डिफरेंट फोर्सेस हैं जो रूल कर रही हैं, और वो destructive है. By ending on this note, the novel seems to suggest that any epiphany कहते हैं realization of something, जहाँ आपकी आंखें खुल जाती हैं, जैसे जेम्स जॉयस की एक टेक्निक थी ना, ये वहाँ से वर्ड लिया गया है, epiphany, realization of something. तो that any epiphany Henry might have had, any thoughts that might have given him a more promising perspective, or any words that might have lent him solace would be false or impossible. They belong to the realm of Rinaldi's prostitution, of Henry's drinking, or Catherine's lust for love. Each of these provides much needed
shelter from the world's inhospitable forces. But as the closing passage of the farewell to arms makes heartbreakingly clear, such shelter is always टेम्पररी। तो ये जितने भी आप शेल्टर लेते हैं, जो रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड है, जो फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड है, चाहे आप ड्रिंकिंग में चले जाएं, चाहे आप कैथरीन की तरह लव में अपने आप को छुपाने की कोशिश करें, या रिनाल्डो की तरह प्रोस्टिट्यूशन में चले जाएं, वहाँ सुकून तलाश करने की कोशिश करें या शेल्टर तलाश करने की कोशिश करें, जितने भी एफर्ट हैं इंसानों की, लास्ट एक मैसेज हमें नज़र आता है ऐसे कि वो पॉसिबल नहीं है। जो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं वो अल्टीमेटली दे विल फाइंड यू एंड दे विल क्रश। और जितने भी शेल्टर हैं ये सारे टेम्पररी हैं। टेम्पररी स्लेस तो आपको मिल सकता है, लेकिन परमानेंट इसका, इससे छुटकारा पॉसिबल नहीं है। तो ये आज का आपका लेक्चर था।